हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इको सिस्टम के जो इकोलॉजी इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। दो दो कंपोनेंट होते हैं, एक को तो बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट जो कि कहलाता है अबायोटिक फैक्टर या नॉन लिविंग कंपोनेंट हो जाते हैं। इसके अंदर क्या जाती है, लाइट आ जाती है, टेम्परेचर आ जाता है, एच2 हो जाता है, सोइल आ जाती है और क्या जाता है, रेनफॉल हो जाता है। फिर देखो बायोटिक कंपोनेंट जिसके अंदर क्या जाता है, हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। बायोटिक के अंदर क्या जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे कि प्रोड्यूसर्स है, इसके अंदर कौन आ जाता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आ जाती है। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स है और कौन आ जाती है, ग्रीन एल्गी है, फोटोसिंथेसिस करने वाले सारे के सारे आ जाते हैं। फिर देखो आ जाते हैं हमारे दूसरे नंबर पे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के अंदर से कौन सा जाता है, मैक्रो जाता है, मेगा जाता है, मैक्रो या मेगा कंज्यूमर्स आ जाते हैं। ठीक है। और कौन आ जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो रहता है पीसी कहाँ पे रहता है, टी2 के ऊपर। पीसी कहाँ पे रहता है, टी2 के ऊपर। और जो एससी है, एससी के एससी जो है वो क्या है, टी3 के पास में क्या है, यानी कि ये वो क्या कौन सी ट्रॉपिक लेवल पे रहते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे रहते हैं। फिर देखो टर्सरी, टर्सरी यानी कि टॉप कंज्यूमर्स। टॉप वाले जो रहते हैं टी4 के पास में रहते हैं। टीसी किस कौन देगा, टी4 देगा। टीसी कौन देगा, टॉप 4 देगा। फिर देखो माइक्रो, माइक्रो के अंदर कौन से आ जाते हैं हमारे, डिकम्पोजर्स है, जैसे कि बैक्टीरिया है ना, फंजाई है, सब आ जाते हैं। फिर देखो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट के मध्य कनेक्टिव लिंक का कार्य डिकम्पोजर्स करता है। कौन, जो बायोटिक है और जो अबायोटिक कंपोनेंट है ना, उनके मध्य कनेक्टिव लिंक का काम है ना, वो कौन करता है, डिकम्पोजर्स करता है। बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट के मध्य कनेक्टिंग लिंक का काम कौन करता है, डिकम्पोजर्स करता है। फिर देखो अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर कौन आ जाता है, लाइट आ जाता है। लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रो, यानी कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। लाइट का मेन सोर्स क्या होता है, सन होता है। लाइट का जो मेजरमेंट है ना, लक्स मीटर या फोटोमीटर के द्वारा करता है। लाइट का जो मेन सोर्स कौन होता है, वो सन होता है। और इसका मेजरमेंट किससे करते हैं, लक्स मीटर या फोटोमीटर के द्वारा करते हैं। विजिबल लाइट जो होती है ना, विजिबल लाइट जिसको हम क्या कहते हैं, पीआर, यानी कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन होता है। और ये क्या कितना से कितने तक होता है, ये 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। और माइक्रोमीटर में अगर बात करें तो जो 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर तक हो जाता है। और एंगस्ट्रॉम की अगर बात करें तो हो जाता है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक। फिर देखो एक्सरे, एक्सरे के बाद में जाती है विजिबल। विजिबल में कौन सी आ जाती है, 400 से 700 नैनोमीटर आ जाती है। 400 से 700 नैनोमीटर आ जाती है, जो कि हमारी पीएआर होती है विजिबल जो। और आईआर आ जाती है जो कि इंफ्रारेड है। 1 माइक्रोमीटर के अंदर होता है 10 की पावर माइनस 6 मीटर। 1 नैनोमीटर के अंदर होता है 10 की पावर माइनस 6 मीटर। एक माइक्रोमीटर के अंदर कितना होता है, 10 की पावर माइनस 6। 1 नैनोमीटर के अंदर कितना होता है, 10 की पावर माइनस 9 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, माइनस 10 मीटर होता है। फिर देखो लाइट का सोर्स देखा, तो लाइट का सोर्स कौन होता है, तो सन होता है। सन में हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। सन में क्या होता है, सन में सन में क्या होता है, हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। देखो सोलर कांस्टेंट की अगर बात करें, सोलर रेडिएशन की वह न्यूनतम मात्रा जो एटमॉस्फेयर में पहुंचती है। सोलर कांस्टेंट क्या कहते हैं, मतलब सोलर रेडिएशन की वह मात्रा जो आती है एटमॉस्फेयर में ये पहुंचती है, सोलर कांस्टेंट कहलाती है। इसका मान कितना होता है, 2 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर या मिनट होता है। क्या मान होता है इसका, 2 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर या मिनट होता है। फिर देखें, 2 कैलोरी सेंटीमीटर माइनस स्क्वायर, 2 किलोमीटर, 2 कैलोरी सेंटीमीटर माइनस 2 और माइनस मीटर माइनस मीटर। समुद्र में सनलाइट जो है अधिकतम 200 मीटर तक की गहराई तक पहुंचती है। समुद्र में क्या होती है, जो सनलाइट होती है ना, अधिकतम कितनी, 200 मीटर की गहराई तक पहुंचती है। अल्बिडो वेव, सूर्य से आने वाली रेडिएशन की वह मात्रा जो अर्थ की सरफेस से टकरा कर परावर्तित हो जाती है। यानी कि सूर्य से आने वाली रेडिएशन की वह मात्रा जो कि क्या, अर्थ से टकरा कर, अर्थ से टकराकर परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्टेड हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, एल्बिडो वेव्स कहते हैं। मैक्सिमम एल्बिडो वेव जो होती है ना, वो किसकी होती है, आइस की होती है। कितनी, 80%। और सोइल की कितनी होती है, 20 से 30%। सोइल की कितनी होती है, 20 से 30%। और जो डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट की कितनी होती है, 5 से 10%। फिर देखो मेटाकोरोसिस, जंतुओं में रंग बदलने की ये जो क्षमता होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मेटाकोरोसिस कहलाती है। जैसे कि कैमिलियन हो गया, गिरगिट हो गया, अब मेढक हो गया। जंतुओं के में क्या होती है, रंग बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, मेटाकोरोसिस कहते हैं। एमएसएस जो होता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। स्किन के मेलानोसाइट में मेलानिन के सिंथेसिस को प्रेरित करता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्किन की जो मेलानोसाइट होती है उसमें क्या करता है, मेलानिन का सिंथेसिस को करता है। देखो जो टायरोसिन अमाइनो एसिड है, इसको हम टायरोसिनेज देते हैं, तो किसके अंदर,
कन्वर्ट हो जाता है मेलेनिन के अंदर, कन्वर्ट होता है पिगमेंट के अंदर। फिर देखो अबायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर के अंदर कौन सा जाता है, एक होता है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक के अंदर कौन सा जाता है, जैसे कि लाइट आ जाती है, टेम्परेचर आ जाती है, एयरफॉल आ जाता है, एस्ट्रो आ जाता है, विंड आ जाती है, फायर आ जाती है। फिर देखो आ जाती है टोपोग्राफिक फैक्टर। टोपोग्राफिक फैक्टर जो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ एरिया, टोपोग्राफी मतलब कोई भी एरिया की जो स्ट्रक्चर और जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कहते हैं, हम टोपोग्राफिक फैक्टर बोलते हैं। इडेफिक फैक्टर जो होता है ना, वो सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। देखो ये यूवीसी जो है 100 से माइनस 280 नैनोमीटर होती है। यूवीसी क्या होती है, यूवीसी कितनी होती है, 100 से 280 नैनोमीटर होती है। सर्वाधिक लिथल ये होती है यूवीबी हो जाती है 200 से 320 नैनोमीटर तक होती है। यूवीए जो होती है 320 से कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 300 नैनोमीटर। यूवीबी कितनी होती है 280 से 320 तक, और यूवीए 320 से 390 तक। देखो जो यूवीसी होती है ना, कब से 100 से 280 तक, शॉर्ट वेवलेंथ लेंथ जो होती है इसके अंदर शॉर्ट होती है। ओजोन परत यूवीसी का 100% अवशोषण करती है, जबकि यूवीबी 50% तक अवशोषण करती है। ओजोन परत जो है यूवीसी का कितना 100% अवशोषण करती है, जबकि जो यूवीबी होती है ना वो 50% तक अवशोषण करती है। ओजोन जो होती है ना, ओजोन परत जो है यूवीसी का कितना कर लेती है 100% करती है, जबकि यूवीबी का कितना करती है 50% करती है। तो सबसे ज्यादा किसका कर लेती है, यूवीसी का जो सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। फिर यूवीबी से क्या हो जाता है, जो स्किन कैंसर हो जाता है। फिर बात करें देखो यूवीए जो मतलब आ जाती है। फिर देखो लेमडा की अगर ऑर्डर की अगर बात करें, तो लेमडा का जो ऑर्डर होता है ना वो कितना होता है, यूवी सी में होता है सबसे ज्यादा, यूवी ए के पास होता है लेमडा, फिर होता है बी के पास में, फिर होता है सी के साथ पास में लेमडा का ऑर्डर। प्लांट देखिए, प्लांट जो है किसकी वजह से, उसके ऊपर लाइट की बेसिस पे, यानी कि फोटोसिंथेसिस। एक होती है अधिक लाइट, लव टू लाइट, जो कि क्या मतलब अधिक लाइट के ऊपर काम करते हैं, यानी कि ये लव टू लाइट मतलब लाइट से प्यार करते हैं। एक होते हैं सीजियो फाइट, जो कि क्या करते हैं, लाइट से नफरत करते हैं, हेट टू लाइट। फिर देखो ऐसे प्लांट जिनको ग्रोथ के लिए क्या बोला गया है, देखो एक सेकेंड, ऐसे प्लांट जिनको ग्रोथ के लिए लाइट की अधिक अधिक चाहिए होती है उन्हें क्या कहते हैं, फोटोफिलस कहते हैं। मतलब लाइट को ज्यादा चाहिए उनको, उनको क्या कहेंगे, फोटोफिलस कहेंगे। ऐसे प्लांट जिनको ग्रोथ के लिए कम लाइट चाहिए उनको क्या कर लेंगे, सीजियोफिलस बोलेंगे। जिनको ज्यादा चाहिए उनको फोटोफिलस बोलेंगे। फिर देखो लाइट, रोल ऑफ लाइट बोलेंगे, तो लाइट क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है और ग्रोथ करती है। लाइट क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, ग्रोथ करेगी। रेड लाइट में क्या होती है, जो ग्रोथ होती है ना अधिक होती है, जबकि ब्लू लाइट के अंदर क्या होती है, ग्रोथ जो नॉर्मल होती है। रेड में क्या होती है, अधिक होती है, ब्लू में क्या होती है, नॉर्मल होती है। टिश्यू डिफरेंशिएशन एंड मोर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन और होता है, और क्या होता है, टिश्यू डिफरेंशिएशन हो जाता है, मोर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन होता है। लाइट की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन हार्मोन का सिंथेसिस होता है। लाइट की अनुपस्थिति में क्या होता है, जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है ना वो बनता है। जब बनता है, जब लाइट नहीं होती है। लाइट की इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी, है ना, तो रेड लाइट ज्यादा होगी, रेड लाइट ज्यादा होगी तो प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी। देखो इंटेंसिटी कम होगी तो रेड लाइट कम हो जाएगी, रेड लाइट कम हो जाएगी तो ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इंटेंसिटी लाइट दोनों एक दूसरे की बहन भाई है, जो कि क्या करती है, इंटेंसिटी कम होगी तो लाइट रेड लाइट ज्यादा होगी, रेड लाइट ज्यादा होगी तो क्या होगी, ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी प्लांट की। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो क्या हो जाएगी, जो लाइट लाइट है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम होगी। फ्लावरिंग क्रिया के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, फ्लावरिंग के लिए क्या चाहिए होता है, लाइट चाहिए होता है। फिर देखो फोटोपीरियोडिज्म की अगर बात करें हम, तो जो एसडीपी होता है ना, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट, एक होता है एलडीपी यानी कि लॉन्ग डे प्लांट, एक होता है डीएमपी यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट। कौन सा होता है, डे न्यूट्रल प्लांट, डीएनपी। फिर देखो पिगमेंटेशन की अगर बात करें, डिम लाइट के अंदर क्या होता है, डिम लाइट तो एनिमल का कलर कैसा हो जाएगा, डिम के पास डी डी, डिम के पास अंदर क्या होता है, जो एनिमल का कलर डार्क हो जाता है। ब्राइट लाइट की अगर बात करें तो एनिमल का कलर जो है वो कैसा हो जाता है, लाइट हो जाता है। ब्राइट लाइट में एनिमल का कलर कैसा हो जाएगा, हम ब्राइट लाइट की अगर बात करें तो एनिमल का कलर लाइट कलर हो जाता है एनिमल। फिर देखो इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी लाइट की तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। देखो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और हॉट क्लाइमेट है तो वहां पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो है हाइपोथर्मल सिग्नल्स, मतलब टेम्परेचर क्या है हाइपोथैलेमस के पास में जाता है। जब क्या है ह्यूमिडिटी जाता है, हॉट क्लाइमेट है तो जैसे टेम्परेचर जाएगा तो हाइपोथैलेमस जाएगा। हाइपोथैलेमस क्या बोलेगा, भाई एमएसएच आरएच जो है तुम चले जाओ, और तुम किसके पास चले जाओ, एडिनो हाइपोफाइसिस के पास में चले जाओ। और एडिनो हाइपोफाइसिस क्या करेगा, मेलिनो एमएसएच को बाहर भेजेगा। फिर बोलेगा स्किन में जा और वहां पे मेलेनोसाइट का निर्माण कर दे। स्किन में मेलेनोसाइट में मेलेनिन का सिंथेसिस को बढ़ा देता है, जिससे बॉडी कलर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। बॉडी का कलर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। फिर देखो स्नो हेयर की अगर बात करें हम, अधिक सर्दी में स्नो हेयर कंप्लीटली व्हाइट कलर का हो जाता है। मतलब स्नो हेयर जो रहता है ना वो कंप्लीटली व्हाइट कलर का दिखा जाता है। सर्दी में अनेक प्लांट की लीफ गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाती है। सर्दी में देखो जो दो बहुत से प्लांट रहते हैं ना उनकी लीफ कैसे कलर की हो जाती है, गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाती है। लाइट इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो लीफ जो है ना वो कैसी होगी, येलो एंड रेड पिगमेंट ज्यादा होंगे। लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो लीफ में क्या होता है, येलो और जो रेड पिगमेंट है ना वो ज्यादा बनते हैं। क्या है, देखो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है
तो लीफ में क्या होगा, येलो और जो रेड कलर के पिगमेंट होंगे ना वो ज्यादा बनते हैं, जबकि मीडियम लाइट होगी ना, क्या मीडियम लाइट होगी तो लीफ में ना देखो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो कैसा कलर की हो जाएगी, येलो और जो रेड पिगमेंट है वो ज्यादा बनते हैं, जबकि मीडियम लाइट जो होती है ना, मीडियम लाइट उसमें लीफ का कलर कैसा होता है, हल्का हरा होता है, लाइट गिरी तो मीडियम लाइट में कैसा होगा, हल्का हरा होगा, और जबकि बहुत ज्यादा है तो कैसा हो जाएगा, रेड और येलो हो जाएगा। लाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल का सिंथेसिस हो जाएगा, लाइट की उपस्थिति में क्या होता है, क्लोरोफिल का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। देखो डेली रिदम्स इन एनिमल्स की अगर बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, डेली रिदम्स किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। एक तो होता है डायूनल, एक होता है नॉकटर्नल, एक होता है ओरोनल, ओरोरल, एक होता है विस्पर्सल, एक होता है क्रिस्पसकुलर। और कौन सा होता है, डायूनल, नॉकटर्नल, ओरोरल, ओरोरल, और कौन सा होता है, विस्पर्सल और क्रिस्पसकुलर। कौन सा होता है, क्रिस्पसकुलर। एक तो होता है डायूनल, एक हो जाता है नॉकटर्नल, एक हो जाता है ओरल, एक हो जाता है विस्पर्सल। सी का मतलब होता है क्रिस्पसकुलर। देखो फोटोटेक्सिस की अगर बात करें, है ना, क्रिस्पसकुलर क्या होता है, ये सुबह सुबह और शाम में मतलब कहाँ पे देखने को मिलता है, रेबिट के अंदर देखने को मिलता है। कि क्रिस्पसकुलर किसमें देखने को मिला, रेबिट के अंदर देखने को मिलेगा कल सुबह और शाम। पर देखो फोटोटेक्सिस कुछ इनवर्टिबल लाइट की और गति, मतलब फोटोटेक्सिस के अंदर क्या होता है, कुछ इनवर्टिबल जो है लाइट की, और जब उनको लाइट दी जाती है तो वो उसकी तरफ मूवमेंट करने लग जाते हैं। ठीक है, देखो रेड एलगी गहरे जल में मिलती है, जो रेड एलगी होती है ना वो कहाँ पे मिलती है, गहरे जल के अंदर पाई जाती है ना, गहरे जल में। क्योंकि इसमें जो है R5 पाया जाता है, क्या पाया जाता है, R5 पाया जाता है। जैसे कि ये ओशियन है, इसके अंदर 500 मीटर जो है डार्कनेस होती है। कंज्यूमर्स जो होता है ना, जैसे कि डार्क कलर के अंदर कंज्यूमर्स कैसे होता है, डार्क कलर के कंज्यूमर्स डार्क कलर के होते हैं, जैसे कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो क्या है, इसका एनर्जी का सोर्स है। फिर देखो विजन की अगर बात करें, किसकी विजन की अगर बात करें, तो जो केव एनिमल्स जो रहते हैं, कौन से केव एनिमल्स जो रहते हैं उनमें विजन की क्वालिटी है वो कैसी होती है, पुअर होती है। विजन जो है केव एनिमल के अंदर क्या होती है, विजन की क्वालिटी है जो पुअर होती है। फिर विजन जो है केव एनिमल जो है उनमें विजन की क्वालिटी कैसी हो जाती है, पुअर हो जाती है। फिर देखो अगर हम साल्मन फिश का लार्वा देखें, किसका लार्वा ऑफ साल्मन फिश देखें, तो डार्क एनिमल्स में क्या हो जाता है, लार्ज साइज का हो जाता है। लार्वा ऑफ साल्मन फिश जो है उसको हम क्या कहते हैं, फ्राई कहते हैं। साल्मन फिश के लार्वा को क्या कहते हैं, फ्राई कहते हैं। डार्कनेस में क्या सा हो जाता है, लार्ज साइज का हो जाता है। और साल्मन फिश क्या है, मतलब उसके पास में क्या होता है, विटामिन D3 होता है। क्या होता है, विटामिन D3 होता है। लार्वा और साल्मन फिश जो है वो कैसा हो जाता है, मतलब लार्वा और साल्मन फिश को क्या कहते हैं, फ्राई कहते हैं। उसके पास में क्या डी थ्री होता है। और डार्कनेस जो होती है ना, तब ये कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। विजन की अगर बात करें, केव इन एनिमल्स जो है इनमें विजन की क्वालिटी पूर होती है। फिर देखो और क्या होता है, जैसे कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी और ना करवाने के लिए जो लाइट है, और क्या होती है, गोनाड्स का डेवलपमेंट करवाने के लिए बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, जो यानी कि पीनियल ग्लैंड है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और क्या होती है, सीड जर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्या होती है, फोटोमोर्फो जेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन से किसके लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए, फोटोमोर्फोजेनेसिस के लिए। देखो आप लॉर्ड जोनेसन की अगर बात करें हम डीप सी के अंदर, है ना, लाइट जोन की अगर बात करें डीप सी के अंदर, तो कितने होते हैं, 4 जोन होते हैं। कितने जोन होते हैं, 4 जोन होते हैं। तो देखो लाइट जोनेशन इन डीप सी या लेक की अगर बात करें तो कितने जोन हो जाते हैं, 4 जोन हो जाते हैं। एक तो होता है लिटोरल जोन, कौन सा जोन होता है, लिटोरल जोन, जिसे हम क्या कहते हैं, शेलो या कोस्टल रीजन कहते हैं। क्या कहेंगे, शेलो या फिर कोस्टल रीजन कहेंगे। फिर हो जाता है लिमेंटिक। लिमेंटिक को क्या कहेंगे, लिटरल को क्या कहेंगे, शेलो और कोस्टल कहेंगे। और जो लिमेंटिक होगा उसको क्या कहेंगे, यूफोटिक। लिमेंटिक को क्या कहेंगे, यूफोटिक। और डिसफोटिक क्या कहेंगे, डिसफोटिक। जिसे टू लाइट। फिर हो जाता है अफोटिक या प्रोफ्रंटल जोन। कौन सा हो जाता है, अफोटिक या प्रोफ्रंटल जोन। एक हो जाता है बेंथिक जोन, एक होता है बेंथिक जोन। फिर देखो लिटरल जोन जो होता है ना, वो प्रोड्यूसर्स ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जो कंज्यूमर्स आ जाते हैं। फिर देखो लिमिटिंग जोन जो है, लिमिटिंग जो है यहाँ पे हाई होती है। इसमें क्या जाता है, यूफोटिक और डिसफोटिक्स आ जाते हैं। कहते हैं लिमिटिंग जोन के अंदर यूफोटिक और डिसफोटिक्स। यहाँ पे क्या होता है, प्रो फंडल्स जोन है और बेंथिक जोन है, ये सब देखने को मिलता है। कौन सा है, लिमिटिंग जोन है, यूफोटिक जोन है। लिमिटिंग जोन में क्या है, दो होते हैं, एक तो होता है यूफोटिक जोन और एक कौन सा आता है, डिसफोटिक जोन। लिमिटिंग में कौन सा आता है, एक तो होता है यूफोटिक जोन और एक होता है डिसफोटिक जोन। एक होता है प्रोफंडल जोन और कौन सा होता है, प्रोफंडल जोन। एक होता है बेंथिक जोन। फिर कौन सा होता है, पीईबी, यानी कि प्रोफंडल जोन और बेंथिक जोन। लिटरल जो लिया है शेलो कोस्टल रीजन, छिछले तटीय होता है। मतलब यह शेलो कोस्टल जो है छिछला तटीय होता है। इसमें लाइट सरफेस से बॉटम तक जाती है। लाइट कहाँ जाती है, सरफेस से लेके बॉटम तक जाएगी। कहाँ पे जाएगी, सरफेस से बॉटम तक।
फिर देखो यहाँ पर रूटेड वेजिटेशन जड़ युक्त पादप पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? रूटेड वेजिटेशन पाई जाती है, रूटेड वेजिटेशन पाई जाती है। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो प्रोड्यूसर्स है और जो कंज्यूमर्स है दोनों ही पाए जाते हैं। कौन किसी दोनों ही पाए जाएंगे। फिर देखो लिमिटिंग जोन, लिमिटिंग जोन को क्या कहेंगे? फोर्टिक जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्टिक जोन भी ये कहते हैं। लिमिटिंग जोन को क्या कहेंगे? फोर्टिक जोन भी कहते हैं। ओपन वाटर जोन है ये, क्या है? एक तरीके का ओपन वाटर जोन है। यहाँ पर वाटर बहुत गहराई में होता है। वाटर क्या होता है? बहुत ही ज्यादा गहराई के अंदर। लिमिटिंग जोन जो होता है ना, इसको हम फोर्टिक जोन भी कहते हैं। और इसके अंदर एक तो होता है यू फोर्टिक जोन है, लिमिटिंग जोन को क्या कहेंगे? फोर्टिक जोन भी कहते हैं। और इसमें 2 चीज़ें होती है ना? फोर्टिक ज़ोन और यहाँ पे क्या होता है? ओपन वाटर ज़ोन होता है। यहाँ पर जो वाटर है बहुत गहराई के अंदर रहता है। और जो ना गहराई के साथ ऑटो लाइट कम होते चले जाते हैं। जैसे-जैसे गहराई जाएगी तो ऑक्सीजन भी कम होती चली जाएगी और जो लाइट है वो भी कम होती चली, गहराई के साथ ऑटो और लाइट जो है कम होते चले जाते हैं। लाइट 20 मीटर से 40 मीटर तक प्रवेश करती है। कब कहाँ से कहाँ तक करती है? लाइट जो है 20 मीटर से 40 मीटर तक ही प्रवेश करती है। लाइट का प्रवेश जो वाटर की क्लियरिटी पे निर्भर करता है। लाइट का जो प्रवेश है वो किस पर निर्भर करता है? वाटर की जो क्लियरिटी है उस पर निर्भर करता है। फिर देखो यू फोर्टिक जोन कौन सा जाता है? यू फोर्टिक जोन इस क्षेत्र में लाइट कंपनसेशन पॉइंट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जो है लाइट कंपनसेशन पॉइंट्स जो है, लाइट कंपनसेशन पॉइंट जैसे कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में लाइट कंपनसेशन पॉइंट है और प्रोड्यूसर्स है और कंज्यूमर्स है। प्रोड्यूस लाइट कंपनसेशन पॉइंट जो है यू फोर्टिक जोन, इस क्षेत्र में लाइट कंपनसेशन पॉइंट से अधिक प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स होते हैं। कंपनसेशन पॉइंट से क्यों अधिक होता है? प्रोड्यूसर्स होते हैं और कंज्यूमर्स होते हैं। अब देखो डिसफोर्टिक जोन, डिसफोर्टिक इस जोन में लाइट कंपनसेशन पॉइंट से कम वाले प्रोड्यूसर्स मिलते हैं, है ना? जो लाइट कंपनसेशन पॉइंट से जो कम प्रोड्यूसर्स है वो मिलते हैं। अर्थात प्रोड्यूसर्स लंबे समय तक जीवित नहीं रहते। प्रोड्यूसर्स जो है वो लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं। सिर्फ जो कंज्यूमर्स है वही सर्वाइव करते हैं। फिर देखो फंडामेंटल अफोटिक जोन, फंडामेंटल अफोटिक जोन के अंदर फोर्टिक और बेंथिक जोन के मध्य पाया जाता है। किसके मध्य पाया जाता है? जो कौन सा है? फोर्टिक और जो बेंथिक जोन है उसके मध्य पाया जाता है। कौन पाया जाता है? पर जो प्रोफंडल या अफोटिक जोन है उसके मध्य पाया जाता है। टोटल डार्कनेस जो है कंप्लीटली डार्कनेस देखने को मिलता है। और क्या होता है यहाँ पे? कंप्लीटली जो डार्कनेस है वो देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कंप्लीटली डार्कनेस देखने को मिलता है। तो पेरी प्रीपर्चुअल डार्कनेस देखने को मिलता है। और क्या है? टोटल डार्कनेस हो गया, जैसे कि कंप्लीटली डार्कनेस देखने को मिलता है। और परपेचुअल डार्कनेस है। नो प्रोड्यूसर, यहाँ पे क्या है? प्रोड्यूसर जो है नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ कौन रहते हैं? कंज्यूमर्स ही रहते हैं। देखो जो प्रोफंडल या अपोटिक जोन है ना, प्रोफंडल जो अपोटिक जोन है यहाँ पे फोर्टिक और बेंथिक जोन्स के मध्य पाया जाता है। किसके मध्य पाया जाता है? जो फोर्टिक है और जो बेंथिक जोन है इसके मध्य पाया जाता है। और टोटली यहाँ पे कंप्लीटली क्या होती है? डार्कनेस देखने को मिलती है। और वर्चुअल जो है डार्कनेस देखने को मिलती है। इसके यहाँ पे क्या है? जो प्रोड्यूसर्स है नहीं है, सिर्फ सिर्फ कौन है? कंज्यूमर्स ही पाए जाते हैं। कौन है? सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स ही है। फिर देखो बेंथिक जोन, बेंथिक जोन होता है ना, इसे क्या कहते हैं? बॉटम जोन कहते हैं। मॉनजम बेंथम जो बेंथिक जोन क्या बोलेंगे? इसको बेटम बॉटम जोन भी बोलेंगे। इसके अंदर लाइट नहीं होती है, परपुचुअल डार्कनेस होती है। लाइट जो है वो नहीं होती है। और क्या होता है? परपुचुअल डार्कनेस होता है। क्या होता है? परपुचुअल डार्कनेस है। प्रोड्यूसर जो है वो एब्सेंट होते हैं। कौन एब्सेंट होता है? प्रोड्यूसर्स जो है वो क्या होते हैं? यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? कंज्यूमर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ ओनली कंज्यूमर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बेंथिक ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होता है? जो बेंथिक ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कौन होता है? जैसे कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है? इसे बॉटम जोन भी कहते हैं। इसमें लाइट जो है परपेचुअल डार्कनेस होता है। प्रोड्यूसर्स नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन होते हैं? कंज्यूमर्स ही पाए जाते हैं। ठीक है, कौन है? सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स ही है। फिर देखो यहाँ पे जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं जो कंज्यूमर्स हैं, और जैसे कि स्नेल है, स्लग है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंगलर फिश है, गल्पर ईल है, डिकम्पोजर्स, ये सारे के सारे हैं यहाँ पे। फिर देखो टेम्परेचर की अगर बात करें, ताप का मेजरमेंट थर्मोमीटर के द्वारा करते हैं। टेम्परेचर है इसका मेंटेन किसके द्वारा करता है? थर्मोमीटर के द्वारा किया जाता है। बॉडी टेम्परेचर के आधार पर एनिमल दो प्रकार के होते हैं। बॉडी टेम्परेचर के आधार पर एनिमल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो होता है एक्टोथर्म, एक होता है एंडोथर्म। फिर देखो एनिमल की अगर बात करें, जो एक्टोथर्म होता है ना, जिनको हम पोइकिलोथर्म भी बोलते हैं और कोल्ड ब्लडेड भी बोलते हैं, ये इनवर्टिब्रेट हो जाते हैं। और कौन सा होता है? प्रोटोकोडेट है और साइक्लोस्टोमेटा। कौन क्या है? एक तरीके की इनवर्टिब्रेट है जिसके अंदर कौन आ जाता है? प्रोटोकोडेट आ जाता है और साइक्लोस्टोमेटा आ जाता है। और कौन आते हैं इसके अंदर? जैसे कि पेसेज है, फिशेज है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, ये सारे के सारे आ जाते हैं। फिशेज आ जाती है, जैसे कि फिशेज है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, ये सारे आ जाते हैं।
फिर देखो दूसरा आ जाता है एंडोथर्म्स। कौन से एंडोथर्म, जिनको हम क्या कहते हैं, वार्म ब्लड कहते हैं। एंडोथर्म्स कौन से हमारे वार्म ब्लड है, जिसके अंदर क्लास कौन सी आ जाती है, एडवीज आ जाती है। कौन सी क्लास आ जाती है, एडवीज आ जाती है। और कौन सी आ जाती है, मेमेलिया आ जाती है। दो क्लास आ जाती है, एडवीज और मेमल्स। फिर देखो अगर हम पोइकिलोथर्म या एंडोथर्म की बात करें, ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते हैं, अर्थात बाह्य तापमान के अनुसार क्या हो जाते हैं, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो परिवर्तित होता रहता है। इनको क्या कहते हैं, एक्टोथर्म्स कहते हैं। ऐसे एनिमल्स जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या हो, अंदर के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते, अर्थात वो बाह्य वातावरण के अनुसार क्या देते हैं, इनका जो तापमान है वो परिवर्तित होता रहता है। तो इनको क्या कहते हैं, एक्टोथर्म्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, एक्टोथर्म्स कहलाते हैं। कि देखो एंडोथर्म्स जो होते हैं ना, ऐसे एनिमल एनिमल होते हैं जो कि अपने बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, अर्थात वातावरण के अनुसार बॉडी टेम्परेचर जो है परिवर्तित नहीं होता है, एंडोथर्म्स कहलाते हैं। देखो एक्टोथर्म्स जो बात करें, ये जो होते हैं ना, कहाँ पे पाए जाते हैं, पोल्स पर एब्सेंट होते हैं। एंडोथर्म कहाँ पे एब्सेंट होते हैं, जो पोल्स होते हैं ना, वहां पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और इनमें क्या होता है, जैसे कि हाइबरनेशन, विंटर स्लीप होती है। कौन सी क्रिया होती है, हाइबरनेशन, विंटर स्लीप होती है। ऐसे एनिमल जिनमें सर्दियों में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, हाइबरनेशन कहलाते हैं। हाइबरनेशन किसे कहते हैं, विंटर स्लीप, यानी कि ऐसे एनिमल जिनमें सर्दियों में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, हाइबरनेशन हाइबरनेशन कहलाते हैं। और जो एस्टिपेशन जो होता है ना, समर स्लीप, ऐसे एनिमल जिनमें क्या होती है, यानी कि ऐश ऐश करेंगे समर के अंदर। ऐसे एनिमल जिनमें गर्मियों में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, एस्टिवेशन कहलाता है। एक्टोथर्म में बॉडी टेम्परेचर के कारण एक्टोथर्म में सेक्स चेंज हो जाता है। जो एक्टोथर्म जो रहते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर के कारण क्या होता है, इनका जो सेक्स जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि कौन आ जाता है, टर्टल आ जाती है, फिशेज आ जाती है, और कौन आ जाती है, क्रोकोडाइल आ जाती है। कौन कौन है, टर्टल है, फिशेज और क्रोकोडाइल है। देखो फिर हेटेरोथर्म्स। हेटेरोथर्म्स जो होता है ना, इसके अंदर टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएटेड रहता है। हेटेरोथर्म्स में कौन सा है, जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है, फ्लक्चुएट रहता है। टेम्परेचर बार बार जो है वो क्या होता है, चेंजेस होता है। हेटेरोथर्म्स में क्या होता है, टेम्परेचर टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है और बार बार क्या होता है, चेंजेस होता रहता है। फिर देखो वॉन्ट हॉब्स लॉ की अगर बात करें, वॉन्ट हाउस जो लॉ है ओनली फॉर एक्टोथर्म्स, किसके लिए बताया था उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ एक्टोथर्म्स के बताया था। यदि टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया तो श्वसन की दर दोगुनी हो जाती है। क्या बोल रहे हैं, यदि हम टेम्परेचर को कितना बढ़ा दें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया जाए, तो जो श्वसन की रेट होती है ना, और किसकी रेट, श्वसन की रेट जो है वो क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया जाए तो रेसिडेशन की दर क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। टेम्परेचर एंडोथर्म्स में बॉडी साइज को प्रभावित करते हैं। टेम्परेचर जो है एंडोथर्म्स में किस को, बॉडी साइज को प्रभावित करते हैं। ये क्या बोल रहा है, अगर टेम्परेचर को हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिए तो शरीर रेस्पिरेशन की रेट क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। जैसे टेम्परेचर एंडोथर्म्स में बॉडी साइज को प्रभावित करते हैं, टेम्परेचर जो है एंडोथर्म्स के अंदर किसको प्रभावित करता है, बॉडी साइज को प्रभावित करता है। फिर देखो साउथ अधिक, ये है हमारा नॉर्दर्न पोल है, जहाँ पे टेम्परेचर मिनिमम होता है। और यहाँ पे क्या है, टेरेस्ट्रियल पार्ट जो है अधिक होता है। क्या होता है, टेरेस्ट्रियल पार्ट अधिक होता है। बीच में कौन सी हो जाती है, हमारी कर्क रेखा जाती है ना। कौन सी होती है, ट्रॉपिकल कैंसर होती है। कौन सी होती है ये, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है इनके ऊपर, बीच में ये इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर कौन सी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे भी कौन सी होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। फिर देखो साउथ पोल, साउथ पोल के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, साउथ पोल के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर मिनिमम होता है। और ओशियन के अंदर क्या होता है, ज्यादा होता है। ओशियन में अगर देखें हम, साउथ पोल में तो क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। फिर देखो साउथ पोल जो है उसमें हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर टेम्परेचर रीजन, तो उसी प्रकार से नॉर्थ पोल है टेम्परेट जो रीजन है, साउथ हेमिस्फीयर। फिर देखो पोल के अगर ऊपर देखें तो हम क्या होता है, टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और क्या होती है, यहाँ पे हीट की कंजर्वेशन होती है। क्या होता है, हीट कंजर्वेशन हो जाता है। फिर देखो ट्रॉपिकल रीजन की अगर बात करें, किसकी, ट्रॉपिकल रीजन की अगर बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, 44 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और हीट क्या होती है, यहाँ पे लूज हो जाती है। हीट क्या होती है, लूज हो जाती है। कहाँ से, सरफेस एरिया जो है, हीट जो है यहाँ पे लूज हो जाती है। पोल जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। पोल पे क्या हो जाता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, हीट पे, हीट का क्या होता है, यहाँ पे कंजर्वेशन हो जाता है। ट्रॉपिकल रीजन की अगर बात करें हम, ट्रॉपिकल रीजन पर क्या होता है, हमारा जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो हीट होती है ना वो क्या होती है, लूज होती है। ट्रॉपिकल पे क्या होती है, लूज हो जाती है। जैसे कि फ्रॉम सरफेस एरिया से, पोल पे क्या होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। तो हीट को क्या रहता है, यहाँ पे हमको कंजर्व करना, जबकि ट्रॉपिकल में क्या है, 44 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, लूज करते हैं। फिर देखिए अगर बॉडी सरफेस एरिया की अगर बात करें, तो स्किन की आउटर
बॉडी स्किन ऑफ आउटर बॉडी आ जाती है, कौन सी जाती है, स्किन ऑफ आउटर बॉडी आ जाती है। बॉडी वॉल्यूम की अगर बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, बॉडी वॉल्यूम की। बॉडी सरफेस जो स्किन के आउटर लेयर हो जाती है, बॉडी वॉल्यूम जिसके अंदर हमारे विसरल ऑर्गन आ जाते हैं, बॉडी के कौन आ जाता है, जो विसरल ऑर्गन है वो आ जाता है। देखो लार्ज साइज का अगर बॉडी होगा तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो जो ही सरफेस एरिया वो कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो हीट का लॉस भी कम होगा। लेकिन जो स्मेल एनिमल है तो उसका बॉडी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बॉडी वॉल्यूम कम तो सरफेस वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सरफेस वॉल्यूम ज्यादा तो हीट का कंजर्वेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। जो जो हीट है, हीट का जो लॉस है वो ज्यादा होगा। बॉडी सरफेस एरिया क्या है यहाँ पे, देखो पोलर रीजन की अगर बात करें ऊपर, किसके ऊपर, पोलर रीजन के ऊपर, तो वहां पे क्या जाती है, आर्कटिक फोक्सेस आ जाती है, पोलर बियर आ जाती है व्हाइट कलर की। पोलर रीजन पे कौन है, आर्कटिक फोक्सेस है, पोलर बियर है व्हाइट कलर के, उनका जो बॉडी साइज क्या हो जाता है, लार्ज साइज का हो जाता है। देखो आर्कटिक फोक्सेस जैसे कि पोलर बियर व्हाइट हो जाती है, बॉडी साइज जो हो जाता है ना पोलर पे, कौन है, आर्कटिक फोक्सेस है, पोलर बियर है व्हाइट कलर वाला। और जो बॉडी वॉल्यूम क्या हो जाता है, इसका ज्यादा हो जाता है, तो बॉडी सरफेस एरिया क्या हो जाता है, ये हीट का क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। कौन कौन आर्कटिक फोक्सेस है, पोलर बियर है। तो देखो ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर बात करें हम, ट्रॉपिकल रीजन जो है इस वहां पे कौन आ जाता है, इंडियन फॉक्स आ जाती है, कौन आती है, इंडियन फॉक्स आ जाती है, और इंडियन बियर आ जाती है। ट्रॉपिकल पे कौन है, इंडियन फॉक्स है, इंडियन बियर है। बॉडी साइज जो है क्या होता है, स्मॉल होता है। बॉडी साइज जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे स्मॉल हो जाता है। बॉडी वॉल्यूम क्या होगा, स्मॉल, तो बॉडी सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा। ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, जैसे कि इंडियन फॉक्स है, कौन सी आ जाती है, इंडियन आर्कटिक फॉक्स कहाँ पे जाएगी, पोलर पे, जबकि इंडियन फॉक्स कहाँ पे जाएगी, ट्रॉपिकल पे। और इंडियन बियर आ जाएगा, जबकि पोलर बियर कहाँ पे, व्हाइट पे। इंडियन फॉक्स इंडियन बियर है वो कहाँ पे है, हमारी ट्रॉपिकल पे। बॉडी सरफेस, वो बॉडी जो है स्मॉल साइज की होती है, इनकी बॉडी वॉल्यूम हो जाएगा, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, ये हिट के लॉस करेंगे। फिर देखो बर्जमान का अगर नियम देखें, किसका नियम देख रहे हैं हम, बर्जमान का। तो बर्जमान जो है यह नियम बर्ड्स और मेमल्स के लिए, किसके लिए बताया था उन्होंने, बर्जमान ने जो नियम है वो बर्ड्स और मेमल्स के लिए बताया था। किसके लिए, बर्ड्स और मेमल्स के लिए बताया था। कोल्ड जो है यानी कि जो पोलर पे पाए जाएंगे, उसका जो लार्ज बॉडी साइज होगा, कैसा बॉडी साइज होगा, लार्ज बॉडी साइज होगा, बॉडी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। किसके कंपेरिजन में, बॉडी सरफेस में। बॉडी वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है बॉडी सरफेस के कंपेरिजन में। जबकि जो वार्म रीजन के अंदर पाए जाते हैं, कौन से वार्म रीजन के अंदर पाए जाते हैं, जो कि ट्रॉपिकल होते हैं, इनका बॉडी साइज जो है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। वार्म रीजन यानी कि वार्म रीजन जो ट्रॉपिक में पाया जाएगा, बॉडी साइज स्मॉल हो जाएगा, बॉडी वॉल्यूम क्या हो जाएगा इनका, कम होगा, और जो बॉडी सरफेस एरिया वो ज्यादा हो जाएगा। फिर देखो लिम्स का अगर बात करें, लिम्स का नियम, स्तनधारी यानी मेमल्स में जो टेल्स है, ईयर्स है, और लिम्स जो है कोल्ड रीजन में पाए जाने वाले, जो स्तनधारियों में वार्म रीजन में पाए जाने वाले स्तनधारियों में क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। जो एक्सटर्नल अटेंडिव जो है एक्सटर्नल अपेंडेजेस होते हैं, जैसे कि टेल है, ईयर है, आई है, लिम्स है, इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। वार्म रीजन में जो पाए जाते हैं इनका जो है टेल्स है, लिम्स है, और जो ईयर है इनका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। फिर देखो जॉर्डन्स की अगर बात करें, है ना, जॉर्डन्स रीजन में कोल्ड रीजन में पाए जाने फिशेस की कोडल वर्टिब्रेट संख्या वार्म रीजन में पाए जाने वाली फिशेस की तुलना में अधिक हो जाती है। ये मतलब ये क्या, कोल्ड जो है जॉर्डन जो है वो किसकी बात कर रहा है, वर्टिबरी की बात कर रहा है। किसके, वर्टिबरी जो है उसकी बात कर रहा है। ये क्या कर रहा है, जो कोल्ड रीजन के अंदर पाए जाने वाले जो एनिमल्स है ना, उनकी जो वर्टिबरी बड़ी होती है, किसकी तुलना में, जो वार्म रीजन के अंदर पाए जाने वाले हैं उनके रीजन में। फिर देखो ये जो ग्लोबर्स जो है ना वो किसके बारे में बात करता है, बर्ड्स और मेमल्स में ना, ये पिगमेंटेशन के बारे में बात करता है। देखो जो कोल्ड रीजन में पाए जाएंगे ना, उनकी बॉडी कलर का जो है लाइट होगा, तो उनकी जो स्किन है वो किसी कलर की हो जाएगी, लाइट कलर की हो जाएगी। जबकि जो वार्म रीजन के अंदर पाए जाने वाले एनिमल है ना, उनमें पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है ना, और तो बॉडी कलर कैसे हो जाएगी, डार्क कलर हो जाएगी, और डार्क कलर की स्किन होगी। देखो रैंकस रूल की अगर बात करें, तो ये वर्ड्स विंग्स की बात कर रहा है। रैंक्स जो है रैंकस रेंसेक्स जो है वो विंग्स की बात करता है। ये क्या बोलता है कि जो विंग साइज जो है नैरो होती है, ये मतलब ये बोलता है कि जो बर्ड विंग्स होती है ना, जो कोल्ड वाले जो होते हैं ना, कोल्ड रीजन के अंदर जो पाई जाएगी, उनकी विंग्स कैसी होगी, नैरो होगी। जबकि जो कोल्ड में पाई जाएगी ना, टेम्परेट या पोलर के ऊपर पाई जाएंगे, है ना, टेम्परेट या पोलर के ऊपर पाई जाएगी। कहाँ पे, टेम्परेट या पोलर पे, उनकी जो विंग साइज होगी वो कैसी होगी, नैरो होगी। और जो वार्म रीजन के अंदर पाए जाएंगे, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो पाए जाएंगे, उनकी जो विंग्स होगी ना वो वाइडर होगी, कैसी होगी, बड़ी होगी, आकार की होगी। सबसे लंबा माइग्रेशन है वो कौन करती है, आर्कटिक टर्म करती है। नॉर्थ हेमिस्फीयर से कहाँ पे जाती है, साउथ हेमिस्फीयर पे जाती है। सबसे लंबा माइग्रेशन आर्कटिक टर्म करती है, जो कि कहाँ से कहाँ जाती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर से साउथ हेमिस्फीयर तक जाती है। जैसे कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर आर्कटिक टर्म जो है स्टेशनर्स पैराडाइसिया जिसको बोलते हैं, गर्म गिमी के अंदर समर के अंदर जाती है, जैसे कि ऑटम है। फिर देखो फिगर की अगर बात करें, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन की अगर बात करें, तो है केराबार आ जाता है, अल्क आ जाती है, और वाइल आ जाती है।
शॉर्ट डिस्टेंस की अगर बात करें तो कौन आ जाती है, केरीबार आ जाती है, अलका जाती है और बेर आ जाती है। ये विंटर रीजन में फूड के लिए रिडक्शन रिप्रोडक्शन करते हैं। जो शॉर्ट डिस्टेंस वाले माइग्रेशन जो होते हैं ना, केरीबार जो होती है जैसे कि अलका जाएगी, बेर जाएगी, ये विंटर रीजन में ना फूड के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं समर रीजन में। ये विंटर रीजन में क्या करेंगे, फूड के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं समर रीजन में। फिर देखो पीरियोडिक माइग्रेशन अगर बात करें, पीरियोडिक माइग्रेशन जो टिड्डी है, लोकस्टा में फूड के लिए माइग्रेशन और रिप्रोडक्शन होता है। देखो जो फूड जो टिड्डी है, जो पीरियोडिक माइग्रेशन है वो कौन करता है, टिड्डी लोकस्ट में देखने को मिलता है, जो किसके लिए माइग्रेशन करते हैं, फूड और रिप्रोडक्शन के लिए माइग्रेशन जो है करते हैं। फिर देखो थर्मल माइग्रेशन कौन करती है, जैसे कि साइबेरियन करियन है और आर्कटिक टर्न है और सालमन फिश है, केराबोई है और बिसन से स्तनधारी है, ये सब करते हैं। कौन करते हैं, ये जो थर्मल माइग्रेशन है वो साइबेरियन करेन है, आर्कटिक टर्न है, सालमन फिशेज है, केराबो है, बिसर स्तनधारी, ये सब करते हैं। फिर देखो वेजिटेशन डिफरेंशिएशन अगर बात करें हम टेम्परेचर रीजन के ऊपर, किसकी बात करें, वेजिटेशन डिफरेंशिएशन की, किसकी वेजिटेशन डिफरेंशिएशन की, कहाँ पे जो टेम्परेटिक रीजन में, तो एक तो होता है, एक तो हो जाता है मीजोथर्म से हो जाते हैं, एक तो हो जाता है मेगा, एक हो जाता है मिजो, एक हो जाता है माइक्रो, एक हो जाता है हकीसोथर्म। मेगाथर्म जो होते हैं ना, ऐसे ये प्लांट जिनको हाई टेम्परेचर पे रहते हैं 12 महीने, क्या पाए जाएंगे, हायर टेम्परेचर पर पाए जाएंगे, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, मोजेज है, फंस है और क्या है, कौन आ जाएगा, मॉफ आ जाएगा, मोसेज आ जाएगी, ऑर्किड हो जाएगी, फंस हो जाएगी। ऐसे प्लांट जो कि हाई टेम्परेचर पर रहते हैं 12 महीने, जैसे कि कौन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कौन आ जाता है, मोसेज आ जाते हैं, फंस आ जाती है और ऑर्किड आ जाते हैं, ये इक्वेटर पर रहते हैं। और फिर आ जाते हैं मीजोथर्म्स, देखो मेगा, मीजो, माइक्रो और हिस्टोथर्म, मेगा, मीजो, माइक्रो और हिस्टोथर्म। फिर देखो दूसरा हो जाता है हमारे कौन से मीजोथर्म्स, कौन सा जाते हैं मीजोथर्म्स, जो ये प्लांट क्या होता है 6 महीने तो कहाँ पे रहेंगे, हाई टेम्परेचर वाले रीजन पे रहेंगे, और 6 महीने कहाँ पे रहेंगे, लो टेम्परेचर पे रहेंगे। यानी कि 6 महीने तो हाई टेम्परेचर, 6 महीने लो टेम्परेचर, जैसे कि बम्बू है, ओक है और कौन हो जाता है, बीओपी, बम्बू है, ओक है, पाम है। ठीक है, कौन कौन आते हैं म्यूजो थम्सन के 6 महीने तक कहाँ पे रहेंगे, हाई टेम्परेचर पे 6 महीने कहाँ पे रहेंगे, लो टेम्परेचर पे, जैसे कि बम्बू आ जाता है, ओक आ जाता है और पाम आ जाता है। फिर देखो माइक्रोथर्म्स जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहते हैं। माइक्रोथर्म्स कहाँ पे रहेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ऐसे प्लांट जो लो टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं। माइक्रोथर्म्स क्या है, ऐसे प्लांट जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, जो जीरो से लेके कहाँ पे 14 तक पाए जाएंगे। ऐसे प्लांट जो लो टेम्परेचर पर सर्वाइव करेंगे, किसे करेंगे, लो टेम्परेचर पर सर्वाइव करेंगे, जैसे कि कॉनिफर आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, पाइनस और पाइन फॉरेस्ट आ जाते हैं। ऐसे उड़ान जो कहाँ पे रहते हैं, लो टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं, कहाँ करेंगे, लो टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं, जैसे कि कोनिफर्स प्लांट आ जाते हैं, पाइनस और जैसे कि कोनिफर्स प्लांट है, पाइनस है, पाइन प्लांट, जो कि माइक्रो में कौन से जाते हैं, जो जीरो से लेके 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं, लो टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं, जैसे कि पाइनस है, ये सब हो जाते हैं। देखो हकीस्टोथर्म, ऐसे प्लांट जो कि वो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर रहते हैं, है ना, उनको हम क्या कहते हैं, हकीस्टोथर्म्स कहते हैं। इसके अंदर कौन आती है, एक तो जाती है आर्कटिक प्लांट्स आ जाते हैं, एल्पाइन फॉरेस्ट और प्लांट्स आ जाते हैं। कौन कौन आ जाते हैं, आर्कटिक प्लांट्स है, एल्पाइन फॉरेस्ट और प्लांट है। फिर देखो एक्लिमेटाइजेशन की अगर बात करें, एल्टीट्यूड जो है, एल्टीट्यूड का हम क्या बोलेंगे, समुद्र तल से वो ऊंचाई की देखते हैं, ऊंचाई की ओर जाना। लेटीट्यूड के अंदर बात करें हम, जो है इक्वेटर्स की ओर जाना, इक्वेटर लाइन की ओर जाना। लेटीट्यूड जो है कहाँ पे, इक्वेटर लाइन की ओर जाना। जब कोई एनिमल ह्यूमंस हाई एल्टीट्यूड की ओर जाता है, जब कोई एनिमल्स है यानी कि जो ह्यूमन है वो कहाँ पे जाता है, हाई एल्टीट्यूड की ओर जाता है, तो उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज हो जाता है। जब एनिमल जो है वो कहाँ पे जाएगा, हाई एल्टीट्यूड की ओर जाएगा, तो क्या होगा, उसकी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है उसमें क्या हो जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे और वो अपनी बॉडी में क्या करने लग जाएगा, हाँ, फिजियोलॉजी को हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करता है। तो वो हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाएगा तो बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाएगा, जो फिजियोलॉजी है उसको क्या करेगा, जो हाई एल्टीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये एडजस्टमेंट करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। जैसे कि ये है हाई एल्टीट्यूड, है ना। अब जैसे ये कोई पर्सन है, ये PO2 है ना, इसके अंदर नॉर्मली क्या थी, जो ये जैसे 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 क्या होती है, PO2 हाई है, नॉर्मल यहाँ पे खड़ा है ना नीचे जमीन पे, तो क्या है, इसके अंदर PO2 हाई है, आरबीसी की संख्या कम है और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन टू न्यू हैबिटेट। अब नॉर्मली इसके पास में जो PO2 को ज्यादा था, आरबीसी कम था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होगी, हाइपोक्सिया कंडीशन आ जाएगी, ऑक्सीजन जो है नहीं मिलेगा, तो जो पार्शियल ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा, आरबीसी की संख्या ज्यादा होने लग जाएगी, किसकी, आरबीसी की संख्या ज्यादा होने लग जाएगी, और ये क्या करने लग जाएगा, जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है वो करने लग जाएगा। लेकिन देखो जो HB की O2 से बाइंडिंग जो है
हाई अल्टीट्यूड पे क्या जाता है, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए मना कर देता है। जो सी लेवल के ऊपर बात करें हम, जो सी लेवल पे है ना, जो प्रेशर होता है ना पीओ2 का, वो कितना होता है, 700 एमएम से लेके 160 एमएम, 760 एमएम से लेके पीओ2 कितना होता है, 160 एमएम जो होता है। देखो एनिमल अगर बात करें, एक तो होता है यूरीथम्स, यूरी वाइड रेंज, यूरीथम्स क्या होते हैं, वाइड रेंज एनिमल जो टेम्परेचर की वाइड रेंज में सर्वाइव करते हैं। यूरीथम्स क्या होते हैं, यूरीथम्स जो है मतलब वाइड रेंज, यूरी जो है मतलब ऐसे एनिमल जो टेम्परेचर की वाइड रेंज पर सर्वाइव करते हैं, यानी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। फिर देखो स्टेनोथम्स, स्टेनोथम्स जो है मतलब वो कैंसिल हो जाता है नैरो रेंज। स्टेनोथम्स क्या होता है, जो टेम्परेचर की नैरो रेंज, ऐसे एनिमल जो टेम्परेचर की नैरो रेंज यानी कि छोटे छोटी सी जगह में सर्वाइव करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेनोथम्स कह देते हैं। यूरीथम्स जो होते हैं हाई रेंज में सर्वाइव करते हैं। फिर देखो एनिमल्स आ जाते हैं, एक हो जाता है ओस्मोकोनोफॉर्मस। कौन सा है ओस्मोकोनोफॉर्मस, ओस्मो जो है साल्ट टू वाटर कन्फॉर्मेशन। ओस्मोकोनोफॉर्मस क्या होते हैं, ओस्मो में साल्ट टू, साल्ट वाटर कन्फॉर्मेशन जो है कंसंट्रेशन निश्चित होते हैं। साल्ट और वाटर की जो कन्फॉर्मेशन जो है, कंसंट्रेशन जो है निश्चित होती है, ठीक है। और ओस्मो, इसमें जो और ओस्मो रेगुलेशन के अंदर क्या जाती है, जो साल्ट और H2 का क्या होता है इसके अंदर रेगुलेशन हो जाता है। देखो ओस्मो कन्फर्मेशन के अंदर क्या जाते हैं, ओस्मो यानी कि साल्ट और जो वाटर है उसमें उसमें कन्फर्मेशन जो है निश्चित होती है, निश्चित होती है। सॉल्ट वाटर का जो कन्फर्मेशन है वो निश्चित होता है। और इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होती है, निश्चित होती है। सॉल्ट वाटर की जो कन्फर्मर से कंसंट्रेशन निश्चित होती है। ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर क्या होता है, साल्ट और जो H2O है उसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन में रेगुलेशन होता है। देखो ऑस्मो कन्फर्मर्स की अगर बात करें, ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के अंदर वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक कंडीशन में रहते हैं। ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के अंदर वाटर और जो साल्ट कंसंट्रेशन जो है आइसोटोनिक कंडीशन में रहते हैं, अर्थात ये कंसंट्रेशन बाह्य वातावरण के अनुसार परिवर्तित नहीं होती है। ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के अंदर जो है वाटर और जो साल्ट कंसंट्रेशन है वो किस में रहेंगे, वाटर और जो साल्ट है वो किस में रहेंगे, आइसोटोनिक में कंडीशन में रहेंगे, अर्थात बाह्य वातावरण से जो है वो परिवर्तित नहीं होंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे एनर्जी का, ना ही और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी, नो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी फॉर द मेंटेनेंस तक, और जो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे ये इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, और ना ही एनर्जी का यूज करेंगे। देखो ऑस्मो रेगुलेशन जैसे जो होता है ना, उसमें जो है साल्ट और जो वाटर का क्या किया जाता है, रेगुलेशन किया जाता है। ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के अंदर ऑस्मेटिक एक कंसंट्रेशन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हो जाती है, जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है ना उसके अकॉर्डिंग जो है चेंजेस हो जाती है, अर्थात ऑस्मोटिक एक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की आवश्यकता होती है। क्या होता है, मतलब जो ऑस्मोटिक कंडीशन होती है उसको मेंटेन करने के लिए क्या होती है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की आवश्यकता होती है। क्या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, जैसे कि ए, हमारी यो एनर्जी का यूज करेंगे और क्या करेंगे, मतलब एक्टिविटी करेंगे जिससे वो उसको मेंटेन कर सकते हैं। फिर देखो लिविंग का नियम या सीमाकारकों का नियम, लिविंग लिमिटिंग फैक्टर्स लो अगर बात करें, प्लांट की ग्रोथ न्यूट्रिएंट या पोषक तत्वों पे निर्भर करती है। प्लांट की ग्रोथ जो है, प्लांट की जो ग्रोथ है वो किसमें, न्यूट्रिएंट्स है और जो मिनरल्स है उस पर क्या करती है, निर्भर करती है। प्लांट की ग्रोथ किसमें निर्भर करेगी, न्यूट्रिएंट्स है और जो मिनरल्स है उस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। यदि कोई पोषक तत्व न्यूनतम मात्रा में उपस्थित होता है, वह प्लांट की ग्रोथ को सर्वाधिक प्रभावित करता है। क्या है, यदि कोई पोषक तत्व है जो है वो न्यूनतम मात्रा के अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, न्यूनतम मात्रा के अंदर प्रेजेंट है तभी वो इसको अफेक्ट करेगा, और जो ज्यादा मात्रा के अंदर प्रेजेंट है वो भी क्या करेगा, प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, है ना। मिनिमम अमाउंट में उपस्थित हुआ प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित करता है। प्लांट ग्रोथ जो है वो किस पे, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, मिनरल पे डिपेंड करती है। किस पे, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, मिनरल्स। जो CO2 होता है ना वो कितना होता है, 0.033% होता है। ऐसे ऐसे लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करता है। देखो शेल्फर्स लॉ ऑफ टॉलरेंस की अगर बात करें, किसकी बात करें, शेल्फर्स लॉ ऑफ टॉलरेंस की अगर बात करें, यदि कोई फैक्टर बहुत कम मात्रा में या किसी फैक्टर यदि तो ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल में प्रभावित होती है। ये क्या कहता है, यदि कोई फैक्टर बहुत कम मात्रा के अंदर या ज्यादा के बहुत ज्यादा के अंदर, तो वो क्या करेगा, जो है ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवलिटी पर क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे कि यह है ऑप्टिमम रेंज है टॉलरेंस की, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि ये स्ट्रेस के जोन के अंदर क्या हो जाएंगे, फ्यू ऑर्गेनिज्म जो कि स्ट्रेस को सहन कर सकते हैं वो ले लेंगे, ठीक है। लोअर लिमिट है ये इधर की तरफ, और जो है इन इनटॉलरेंस यानी कि ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रह ही नहीं पाएंगे, जो क्योंकि वो टॉलरेट ही नहीं कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे हायर लिमिट पे जा रहे हैं, तो मतलब स्ट्रेस जो है मतलब बहुत ज्यादा है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है मतलब सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन वो उधर की तरफ खिसकेंगे तो इनटॉलरेंस जोन हो जाएगा, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे।
फिर देखो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन की अगर बात करें, किसके अंदर, लेक के अंदर थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन की अगर बात करें, कहाँ पे बात कर रहे हैं हम, लेक के अंदर, तो हमको तीन रीजन देखने को मिलते हैं, इपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन और हाइपोलिम्नियन। कौन सी, इपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन और हाइपोलिम्नियन, क्या है, EMH, यानी कि इपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन और हाइपोलिम्नियन। इपिलिम्नियन जो होती है वार्म टॉप लेयर जो होती है, इपिलिम्नियन क्या होती है, वार्म होती है और टेम्परेचर मतलब वार्म लेयर होती है और टॉप लेयर होती है और हाई टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। फिर देखो जो मेटालिम्नियन है उसको थर्मोक्लाइन भी कहते हैं, मेटालिम्नियन को क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन भी कहते हैं। और इसमें जो टेम्परेचर होता है ना वो क्या रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता रहता है। जो हाइपोलिम्नियन है इस भाग में टेम्परेचर जो है स्टेबल रहता है, क्या रहता है, स्टेबल स्टेबल रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। फिर देखो एटीट्यूड और लेटीट्यूड की अगर बात करें, किसी किसी भी स्थान की इक्वेटर से दूरी, मतलब किसी स्थान भी कोई भी स्थान है उसकी के कहाँ से दूरी, इक्वेटर से दूरी को हम क्या कहते हैं, एटीट्यूड और लेटीट्यूड कहते हैं। एल्टीट्यूड जो होता है ना वो क्या होती है, समुद्र तल से ऊंचाई, क्या होती है, समुद्र तल से ऊंचाई। जैसे कि ये क्या है, हमारी इक्वेटर है ना। अगर इक्वेटर से हम जाएंगे तो ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक और टेम्परेट रीजन आ जाता है, कौन आ जाता है, ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक और टेम्परेट रीजन आ जाता है। फिर आता है 80 डिग्री, 80 डिग्री पे आ जाता है हमारा आर्कटिक आ जाता है। और जो ट्रॉपिक रहता है ना वो कितने पे रहता है, 0 डिग्री पे रहता है। सब ट्रॉपिक कितना, 20 डिग्री पे, टेम्परेचर जो है 40 डिग्री पे, आर्कटिक जो है 60 डिग्री पे। और जो है देखो सबसे पहले ये आ जाता है कौन सा, टेम्परेचर। फिर उसी पे आपका प्रकाश आ जाता है ट्रॉपिक जो कि 20 पे, और जो सब ट्रॉपिक है 40 पे, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 60 पे, 20 40 60। फिर देखो अगर हम इक्वेटर से एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई की तरफ जाए तो क्या जाएगी, हाई टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो हाई से क्या होता जाएगा, लो होता जाएगा। उसी प्रकार से जो हम लेटीट्यूड यानी कि लो टेम्परेचर की तरफ जाए, देखो जो ये जो ट्रॉपिकल और जो दोनों इक्वेटर से दोनों जो ट्रॉपिकल वाला जो रीजन जो होता है ना, वहां पे क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। फिर देखो पोल्स, पोइकिलोथर्म्स, एक्टोथर्म्स जो है पोल्स के ऊपर कौन ऑप्शन रहता है, जैसे कि पोइकिलोथर्म्स है और जो एक्टोथर्म्स है वो क्या रहते हैं, कंप्लीटली जो है अपसेंट रहते हैं। फिर देखो वाटर और रेनफॉल की अगर बात करें, वाटर का स्रोत जो है वो है रेनफॉल है, कौन है वाटर का स्रोत, कौन है, रेनफॉल है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाधिक रेन होती है, मतलब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां पे क्या होती है, 12 महीने जो है रेन होती रहती है, और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कभी सर्वाधिक रेनफॉल होती है, 12 मंथ क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी रीच होता है। जबकि ग्रास लैंड में डिसकंटिन्यूअस रेनफॉल होती है, जो ग्रास लैंड है वहां पे क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस जो है रेनफॉल होती है, 6 मंथ रेनफॉल होती है, कितनी है, 6 महीने ही चलती है। जो ग्रास लैंड के अंदर क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है, यानी कि 6 महीने ही होती है। फिर देखो डेजर्ट के अंदर आ जाए हम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम ग्रास में जाएंगे, ग्रास में हम डेजर्ट में जाएंगे। ग्लास डेजर्ट के अंदर एक तो होता है कोल्ड डेजर्ट, एक होता है हॉट डेजर्ट। रेनफॉल जो है मिनिमम होती है, मतलब रेन खुद कोल्ड हो चाहे हॉट हो, दोनों के अंदर क्या होती है, मतलब नो रेनफॉल या बायोडाइवर्सिटी कम होती है। फिर देखो अगर हम वाटर अमाउंट की अगर बात करें प्लांट्स में, एनिमल्स में, अगर हाई कंसंट्रेशन है वाटर की तो क्या कहेंगे, प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स और हाइड्रोकोल्स कहेंगे एनिमल्स को। ठीक है। फिर वाटर जो मीडियम कंसंट्रेशन तो मीजोफाइट या मीजोकोल्स बोलेंगे एनिमल्स जो है। तो देखो लो कंसंट्रेशन है किसकी, अमाउंट जो है वाटर की लो कंसंट्रेशन तो जीरोफाइट या जीरोकोल्स कहेंगे। वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, क्या होता है वाटर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सेल्स के मध्य वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, अगर हमको सेल्स के मध्य क्या करना है, वाटर को भेजना है तो किस तरीके से करना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। फिर देखें वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है, सॉरी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री होता है। फ्रीज कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है ना कितनी होती है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। कितनी होती है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और फिर समुद्र की लेवलता जो सेलेनिटी है कितनी होती है, 3.5 सेंटीमीटर। ओशियन है और जो समुद्र के लवणता जो सेलिनिटी जो है वो कितनी होती है, 3.5% होती है। ओशियन समुद्र की लवणता कितनी होती है, सेलिनिटी कितनी होती है, 3.5% होती है। जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट बाइकार्बोनेट है। ओशियन या समुद्र की लवणता कितनी होती है, सेलिनिटी 3.5%। जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट बाइकार्बोनेट क्लोराइड उपस्थित होते हैं। जल के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम के सल्फेट जो है बाइकार्बोनेट क्लोराइड उपस्थित होते हैं, जिसके कारण वाटर हार्श कठोर हो जाता है। जल में क्या है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम सल्फेट बाइकार्बोनेट और क्लोराइड उपस्थित होते हैं, जिसका कारण वाटर जो है हार्ड हो जाता है। जल में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, जल में क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट बाइकार्बोनेट और क्लोराइड उपस्थित होते हैं, जिसके कारण वाटर जो है हार्ड हो जाता है, कठोर जल हो जाता है। कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता आती है।
देखिए दोबारा से सुनिए, जल में क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट बाइकार्बोनेट और क्लोराइड सुपरसेट होती है, जिसके कारण वाटर जो है हार्ड हो जाता है। कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता आती है। कैल्शियम मैग्नीशियम का जो बाइकार्बोनेट के कारण क्या आती है, अस्थायी जो है कठोरता आती है। जबकि कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण, देखो कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण क्या होती है, अस्थायी कठोरता आती है। जबकि कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट के कारण, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट के कारण स्थायी कठोरता आती है। अस्थायी कठोरता को जल से दूर करने के लिए जल को उबालना चाहिए। किसको, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, जल को उबालना चाहिए। स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, केमिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। फिर देखो टोपोग्राफिकल आ जाते हैं फैक्टर, जो कि नेक्स्ट में देखेंगे।